अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो लेक्चर सीरीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो असल में ये जो एजुकेटर्स की जॉब्स निकलनी है पीपीएससी के थ्रू, या जो आप लेक्चरर मैथ के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए ये कुछ मैंने एक अदना सी कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। असल में इसमें मैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब्जेक्ट्स हैं, लीनियर अलजेब्रा के और उसके मेथड की बुक से, कैलकुलस की बुक से, उनको कंपेयर करके आपके सामने ये कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग चैप्टर टॉपिक तो सबको समझ आ जाता है कि ग्रुप क्या चीज़ है, रिंग क्या चीज़ है, फील्ड क्या चीज़ है। इस तरह के वो टॉपिक्स जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, मैं ट्राई करूँगा कि उनको कंपेयर करके आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ से इवेलुएट हुई है, कहाँ से उसको अखज़ किया गया, कहाँ से वो ड्राइव करके यहाँ तक पहुँची होगी। तो उस समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक चीज़ पता करेंगे। हमें ये पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर जो होते हैं ना वो आर से जाहिर करते हैं, और ये असल में क्या होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का सम होता है। यानी एक बड़ी सी चीज़ है, ये आपके पास है रैशनल नंबर, इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी। आपके इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका इसके अंदर रैशनल नंबर भी आ जाएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। इन सब को इकट्ठा करें तो आपके पास क्या बनता है, रियल नंबर्स। तो असल में जो हमारे चीज़ें डिस्कशन करने वाली हैं उनमें जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बेसिक लेवल पे बताता हूँ। रियल नंबर्स तो पता चल गया कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स मिलकर यूनियन जो होता है उनका वो क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। अब आपने याद रखना है कि एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन चीज़ों का पता होगा तो आप ग्रुप की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, और जब आपको ग्रुप की डेफिनेशन का पता चल जाएगा तो फिर आप रिंग्स की तरफ जाएंगे, और जब रिंग्स का पता चल जाएगा तो फिर आप फील्ड की तरफ जाएंगे। यानी हमारा जो सीक्वेंस बनता है प्रिपरेशन के हिसाब से, डिटेल बाद में करा, क्वेश्चन में हमने सॉल्व करने, हमने उनके एग्जांपल्स और उनके कुछ ट्रिकी पॉइंट्स डिस्कस करने हैं ओवरव्यू लेकर। तो यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रुप का, ग्रुप से बात चलेगी फिर रिंग्स की, और रिंग से बात चलेगी फिर फील्ड की। अब अगर डायरेक्ट फील्ड का बात किया जाए तो ये इंटरलिंक होता है रिंग के साथ, और रिंग की अगर नहीं पता होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि रिंग क्या चीज़ है, और जब रिंग का नहीं पता चलेगा तो ग्रुप से हम रिंग की तरफ कैसे आएंगे ये भी नहीं पता चलेगा। तो हम कंपेयर करके इसको चलेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप है। अब मैंने जो टॉपिक लिया है वो ग्रुप है। अब ग्रुप की डेफिनेशन में जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। एडिशन लॉ, अब मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने दो नंबर लिए हैं 3 और 7, और ये रियल नंबर से लिए हैं। रियल नंबर अभी मैंने बता दिया कि रियल नंबर क्या होता है, उसमें रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। अब 3 और 7 मैंने कहाँ से लिए हैं, रियल नंबर से। ये एक पूरा रियल सेट है रियल नंबर्स का। उसके अंदर से मैंने क्या किया, ये 3 भी उठा लिया और 7 भी उठा लिया। अब अगर मैं क्या करूँ, ये जो मैंने पूरा सेट लिया है रियल नंबर्स का, उसके अंदर से मैंने 3 और 7 लिए हैं। तो अब एडिशन की बात हो रही है। तो एडिशन का मतलब क्या है कि इन नंबर्स को हम जमा करेंगे तो जवाब कितना आ गया, 10। और वो 10 जो है वो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे कहीं पे पड़ा होगा 10 सेट ऑफ रियल नंबर्स में। तो इसका मतलब 10 बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो इसका मतलब है क्लोजर का मतलब क्या होता है कि जब भी हम नंबर्स उठाएंगे सेट ऑफ रियल नंबर से और उनको जमा करें और वो असल सेट के अंदर मौजूद हो। अब यहाँ पे कोई भी सेट ने अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, अब मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से दो नंबर उठाता हूँ 3 और 8, ये मैं कहता हूँ ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आया। अब मैं अगर एडिशन लॉ इस पे लगाऊंगा तो मैं कहूँगा 3 + 8 = कितना, 11, और ये किससे बिलोंग करता है, ये भी फिर इसी नंबर से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो अगर इस तरह का कायदा कानून लगाया जाए कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स उठाएं किसी भी सेट में से, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, वो सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, वो सेट ऑफ ऑड इंटीजर हो सकता है। अगर उनमें से दो नंबर उठाएं और उनको जमा करें और जवाब भी उसी सेट के अंदर हो, जवाब भी उसी सेट के
अंदर हो तो हम उसे कहेंगे कि वो क्लोजर लॉ को डिफाइन करता है। यानी कि क्लोजर लॉ जो होता है वो असल में क्या होता है जनरल फॉर्म में कि ए बी बिलोंग्स टू कोई भी सेट है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि रियल नंबर्स का, तो अगर मैं इन दोनों को जमा करूँ तो वो भी उसी सेट के अंदर आना चाहिए, तो ये क्लोजर लॉ। अगर ये एडिशन के हिसाब से हो तो उसे हम क्या कहेंगे क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने याद रखना है कि 3 नंबर्स को उठाना है। क्लोजर में आप 2 भी उठा सकते हैं, 3 भी उठा सकते हैं, लेकिन एसोसिएटिव में आपने क्या जाना है 3 नंबर्स लेने हैं, जैसा कि मैंने कहा 3 प्लस 4 प्लस 5। अब ये देखें, मैंने कहा जी 3 4 और 5, ये कहाँ से है? रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर से। अब 3 4 और 5 इनको मैंने सम किया, 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये क्या होगा 4 और 5 9, 9 और 3 12, ये इधर 12 बन रहा है। अब आपने काम क्या करना है 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि इन्हीं तीनों नंबर्स को अगर तरतीब चेंज करके भी जमा करेंगे तो जवाब फिर भी क्या रहेगा, वही रहेगा 4 और 3 7 और 5 12। और यह किससे बिलोंग करता है? सेट ऑफ रियल नंबर से, या जो भी सेट दिया गया। तो इसका मतलब एसोसिएटिव के अंदर 3 नंबर्स लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 की जगह पे ए ले रहे हैं जनरल फॉर्म में, बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर दें और फिर ये बाहर निकाल दें। जवाब दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। और वो किस में आएगा? सेट ऑफ रियल नंबर या जो भी सेट दिया गया उसी में आएगा। तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जमा के हिसाब से कि आपने कोई भी नंबर लेना हो उसमें क्या चीज जमा करें कि वही नंबर है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कोई भी नंबर उठाएं और उधर नंबर वही रहना चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे? तो उसमें आप यहाँ पे क्या चीज जमा करेंगे, जवाब वही रहे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0 जमा करेंगे तो जवाब फिर क्या रहेगा? वही रहेगा। तो इसका मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी असल में क्या है? 0। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज होती है, 0 होती है या 1 होती है? तो 0 रखना, यानी वो नंबर जो किसी भी नंबर में जमा करें तो उसके असल नंबर की कीमत को चेंज ना करे, उसे कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। अब उसके बाद है चौथी प्रॉपर्टी एडिशन लॉ की इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब यही होता है कि यहाँ पे कोई भी नंबर लिया मैंने 4, मैं यहाँ पे क्या चीज ऐड करूँ कि जवाब 0 आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एडिटिव आइडेंटिटी में आपने क्या देखना है कि 4 में क्या चीज जमा करें कि जवाब वही रहे, उसे कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे क्या होता है 4 में क्या जमा करें कि जवाब 0 आ जाए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पे क्या जमा करेंगे? इसी का माइनस जमा करेंगे, तो जवाब क्या आ गया? 0। तो इसको कहेंगे कि ये जो नंबर जमा किया गया इसको कहेंगे एडिटिव इनवर्स। तो ये फर्क आपने याद रखना कि एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है, कोई नंबर ऐसा उठाना है जो उस वैल्यू के अंदर जमा करना और जवाब पे फर्क ना पड़े, तो वो होता है 0। और एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर लें, उस नंबर के अंदर क्या चीज जमा करें कि जवाब 0 आ जाए, तो उसका माइनस ही जमा करते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी नंबर है उसका अगर माइनस उसी नंबर में जमा करें तो जवाब 0 आता है, तो वो माइनस नंबर जो होता है उसका हम क्या कहेंगे? इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स जो होता है वो किसी भी ए का क्या होता है? माइनस ए, कोई माइनस नंबर लेंगे। अब मिसाल के तौर पे जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव नंबर है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लेता हूँ माइनस के 8। अब इसमें क्या जमा करूंगा कि जवाब 0 आ जाए, तो फिर इसका एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा? प्लस 8 ही बनेगा। क्या बनेगा? +8। तो -8 +8 क्या हो जाएगा? 0। तो यानी ये भी याद रखना है तो कोई नंबर लेना उसका नेगेटिव लेना या उल्ट लेना, अगर जमा होगा तो उसका माइनस उसमें जमा करेंगे कि जवाब आपको क्या मिल जाए? 0। तो ये एडिटिव इनवर्स है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर a जमा बी, मतलब मैं कहता हूँ 2 जमा 3, और अगर फिर इसको चेंज कर दूँ 3 जमा 2 लिख दूँ तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। ये भी 5 है, ये भी क्या 5। तो इससे साबित हुआ कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है
कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी आपस में जगह चेंज करने से भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये है एडिशन लॉस, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। इसी को अगर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखें, मल्टीप्लिकेशन लॉ में भी क्लोजर होता है, तो वही बात है, सारा कुछ वैसे ही करना है, सिर्फ ये लेना है कि दो नंबर्स लेने हैं आपने, ये देखें 2 और 3, ये मैंने नंबर्स ले लिए हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। अगर मैं इनको आपस, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो जवाब 6 आता है और वो भी सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर मौजूद होगा। तो अगर दो नंबर्स को ज़रब दें और जवाब उसी सेट के अंदर आ जाए तो हम उसे कहेंगे कि वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव में क्या होता है, मैंने बताया था, इसको आप जनरल फॉर्म में लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू सी, जो कि बिलोंग करता है R से। एसोसिएटिव में क्या करना है, 3 नंबर लेने होते हैं, मैं ले लेता हूँ 2, 3 और 4। ये किससे नंबर बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर से। अब एसोसिएटिव में तीनों को मल्टीप्लाई करना, तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इस तरह से करूँ तो अब देखें 1 2 3 तीन नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इनको अगर सिर्फ ये ब्रैकेट का हम चेंज करें, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर किससे मल्टीप्लाई, 4, जवाब फिर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। 4 3 बार 12, 12 2 बार 24, तो 3 2 बार 6, 6 4 बार 24, तो इसका मतलब फर्क नहीं पड़ा। तो अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखें ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसका मतलब है कि अगर आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें फिर इससे सी से, फर्क फिर भी नहीं पड़ेगा। तो तीन नंबर्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और वो सेट में ही जवाब आए तो उसे हम कहेंगे वो एसोसिएटिव लॉ करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाता है जी आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने कहा जी ये 2 है, यहाँ पे क्या चीज़ ज़रब दें, अब जो कि मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी कैसे करें कि कोई भी नंबर लेना है, उसके साथ कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें कि जवाब 1 आए, जवाब क्या है, 1 आए। तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 ओवर क्या लिखेंगे, 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो तो 1 आ गया। तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और ये जो मैंने आपको मिसाल बताई है कि अगर 2 के साथ किस नंबर को ज़रब दें कि जवाब वही रहे, जैसे हमने वो लास्ट वाले में किया था आइडेंटिटी के लिए कि कोई भी नंबर लेना उसमें कौन सा नंबर जमा करेंगे कि जवाब वही रहे, तो हम क्या कर रहे थे, 0 जमा करेंगे तो वही नंबर रहेगा। तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, यहाँ पे कोई नंबर उठाएं उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि जवाब वही रहे, तो जाहिर सी बात है 1 से ज़रब देंगे तो जवाब क्या आएगा, 2। 0 इसलिए नहीं रख सकते कि 0 से 2 को ज़रब देंगे तो जवाब 0 हो जाएगा, ये याद रखना है। तो इसका मतलब है कि ये जो 1 है इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का वो 1 ओवर ए होता है, यानी यहाँ पे कोई भी नंबर लें उसका अगर 1 ओवर 2 लिखें तो जवाब फिर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये जो नंबर है इसको हम क्या कहते होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको जब आप जनरल फॉर्म में लिखना हो तो ये ए है, और यहाँ 1 ओवर ए इजिकल टू क्या हो गया, 1। तो इस नंबर को हमने क्या बोला कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको जनरल फॉर्म में लिखना तो एक ही जगह पे ये समझ लें कि ये ए है और ये 1 है, और जवाब क्या आ गया, ए। तो ये जो 1 है इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब मैं पहले एग्जांपल समझा रहा हूँ उसके बाद जनरल फार्मूला। तो आपने दोनों में एडिटिव आइडेंटिटी 0, एडिटिव इनवर्स माइनस ए, उस नंबर का माइनस लेना, और एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी नंबर का 1 ओवर लिखते हैं। अब ये 1 ओवर ए को हम ए इनवर्स भी लिख सकते हैं, यानी कि आप अगर ये 7 है तो यहाँ पे 7 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 ओवर 7 जो होता है वो 7 माइनस 1 होता है, यानी 7 का इनवर्स 1 होगा, तो भी जवाब आपके पास क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब है 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 7 पावर माइनस 1। तो ये आपके पास होगी जी मल्टीप्लिकेशन लॉ की 4 प्रॉपर्टीज। पांचवी क्या, कम्यूटेटिव, तो वो तो आपको पता है, 2 को 3 से ज़रब दें तो जवाब कितना होता है, 6, और अगर 3 को 2 से ज़रब दें तब भी जवाब क्या आता है, 6।
इसका मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें नंबर आपस में आगे पीछे भी कर दें तो जवाब पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो होगा कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर दरमियान में जमा हो तो कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ए बी मल्टीप्लाई कर लें या बी मल्टीप्लाई ए कर लें, जवाब क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब उसके बाद आपने ये जो क्लोजर लॉ है और एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ, इनकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं 5-5। अब चलते हैं ज़रा ग्रुप वाली साइड पे जो हमारा टॉपिक है। तो ग्रुपॉइड असल में क्या होता है? अगर सिर्फ यही प्रॉपर्टी कोई भी सेट सेटिस्फाई करे, कोई भी सेट ले लिया, अगर वो सेट जो है एस, अब जैसा कि ये मैंने 1 2 ले लिया नेचुरल नंबर का सेट है, अगर ये सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी रखता हो, यानी कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी रखता हो कोई भी सेट, तो हम उस सेट को कहेंगे कि वो क्या है? ग्रुपॉइड है। सिर्फ एक बात याद रखनी, अगर कोई भी सेट है, कोई भी यहाँ पे सेट ले लें, नेचुरल नंबर का, रियल नंबर का, कम्प्लेक्स नंबर का, कुछ भी, अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो हम उसे क्या कहेंगे? ग्रुपॉइड। अब तरतीब से देखना, अगर कोई भी सेट है एस, अगर वो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, कौन सी? क्लोजर वाली, तो हम उसको क्या कहते होते हैं? कि वो ग्रुपॉइड है। अगर सेटिस्फाई करे एक प्रॉपर्टी कि वो क्लोजर है, बस उस ऑपरेशन यानी जमा के हिसाब से, मल्टीप्लाई के हिसाब से, मनफी के हिसाब से, ज़रब के हिसाब से, यानी अगर वो उस एक ऑपरेशन, एक फंक्शन के लिए वो सेटिस्फाइड हो क्लोजर की प्रॉपर्टी, तो उसे हम कहेंगे ग्रुपॉइड। सेमी ग्रुप क्या होता है? वही ग्रुप लेना है एस। एस एक सेट है, अगर उसके अंदर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, कौन कौन सी? एक तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करता हो, और दूसरा उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लगती हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो सेमी ग्रुप है। बात समझ आ गई? तो यानी क्या बात है कि अगर ग्रुपॉइड का पूछ रहे तो आपने कहना है कि कोई भी सेट जो अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रुपॉइड। और अगर कोई भी सेट वो दो प्रॉपर्टीज होल्ड करता हो, एक तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता हो और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो सेमी ग्रुप है। और तीसरे नंबर पे क्या है? मोनोआइड। मोनोआइड में आपने क्या याद रखना है? एक तो वो क्लोजर हो, जो भी आपको वो ऑपरेशन दे दे, ज़रब का, माइनस का, तकसीम का, तफरीक का, कोई भी दे दे, उसके हिसाब से वो क्लोजर भी हो, उसके हिसाब से वो एसोसिएटिव भी हो, और उसके हिसाब से एक और प्रॉपर्टी उसके अंदर हो। वो कौन सी? कि वो आइडेंटिटी भी रखता हो, यानी उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो। अगर ज़रब के हिसाब से है तो उसके अंदर 1 होना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई के दूसरा एडिशन के हिसाब से तो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मौजूद होना चाहिए। तो ये अगर तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो उसे क्या कहेंगे? मोनोआइड। यानी आपको ये पूछा जा सकता है, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर का भी, ये सेकंड चैप्टर का भी ये टॉपिक है। अगर सेट जो है वो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी रखता हो तो ग्रुपॉइड, अगर उसके अंदर क्लोजर भी हो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सेमी ग्रुप। और अगर उसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज हो, क्लोजर भी हो, एसोसिएटिव भी हो और उसके अंदर आइडेंटिटी भी हो, जिस ऑपरेशन के हिसाब से, अगर ज़रब होगा तो मैंने बोला कि उसके अंदर 1 होना चाहिए, और अगर जमा होगा तो उसके अंदर 0 होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे क्या है? ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर क्या होना चाहिए? शुरू से ही करना है कि उसके अंदर ग्रुप पॉइंट, यानी एक तो वो क्लोजर होना चाहिए, और दूसरी उसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए? एसोसिएटिव। तीसरे नंबर पे उसके अंदर क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी। और चौथे नंबर पे उसके अंदर क्या होना चाहिए? इनवर्स। अगर जमा का फंक्शन उस पर लग रहा है तो उसके अंदर उस नंबर का इन्वर्स होना चाहिए, और अगर वो मल्टीप्लाई के हिसाब से उस पर ऑपरेशन लग रहा है तो उसके अंदर उस नंबर का इन्वर्स 1 ओवर के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टीज, कोई भी सेट अगर ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप। अगर कोई भी सेट तीन ये वाली प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो उसे क्या कहेंगे? मोनोआइड। और अगर कोई भी सेट
दो प्रॉपर्टीज क्लोजर और एसोसिएटिव होल्ड करता तो उसके हम क्या कहेंगे कि वो सेमी ग्रुप है। और अगर वो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होल्ड करता तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप वाइड है। ये आज का जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ इसमें सिर्फ मैं आपको अभी इनके डेफिनेशन वगैरह बता रहा हूँ और इनका फ़र्क बता रहा हूँ। कल के लेक्चर में मैं इनके एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा तीनों के कंबाइन करके, ताकि आपको पता चले, पहले डेफिनेशंस का पता चलेगा तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इनके एग्जांपल्स कैसे बनेंगे। तो यानी आपको अब समझ लगी ये वाले। अब ग्रुप के बाद एक और चीज़ है, यानी आपको ग्रुप वाइड का पता चल गया, सेमी ग्रुप का पता चल गया कि दो प्रॉपर्टीज होती है, मोनोवाइड में तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, ग्रुप में चार प्रॉपर्टीज होती हैं। ये वाली चारों प्रॉपर्टीज अगर एडिशन वाली होंगी तो तब ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा तो वो बन जाएगा ग्रुप। अगर मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ है और उसके अंदर ये चार प्रॉपर्टीज होंगी तो वो बन जाएगा ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ग्रुप के अंदर एक और प्रॉपर्टी अगर शामिल हो जाए, कौन सी, अगर उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आ जाए, यानी कि एक सेट है एस, उसके अंदर मैंने क्या बोला कि वो क्लोजर भी हो, उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो, उसके अंदर आइडेंटिटी भी हो, उसके अंदर इन्वर्स भी हो, तो ये तो ग्रुप है। अब उस ग्रुप के अंदर अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी रखता हो, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, या ए जमा बी इज इक्वल टू बी जमा ए जमा या माइनस के हिसाब से, तो हम कहेंगे अगर वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कम्यूटेटिव है तो हम कहेंगे कि वो ग्रुप है विद, वो उसको कहेंगे एबिलियन ग्रुप। जिस ग्रुप के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है उसे हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव ग्रुप या एबिलियन ग्रुप कहेंगे। अब अगर उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन वाली लग रही है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और अगर उसमें एडिशन वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम क्या होता है, एबिलियन ग्रुप भी होता है। तो यानी पेपर में पूछ लिया एबिलियन ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो 5, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। और अगर आ जाइए कि नॉन एबिलियन तो फिर आपने चुप करके इसमें 4 प्रॉपर्टीज लिख देनी है। कौन सी, कि वो क्लोजर भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, आइडेंटिटी भी होती है, इनवर्स भी होती है, लेकिन वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ये 5वीं लाइन लिखेंगे तो वो डेफिनेशन बन जाएगी, आपको पहचान हो जाएगी नॉन कम्यूटेटिव की या नॉन एबिलियन ग्रुप की। तो ये आपको समझ आ गई है ये ग्रुप के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आपने याद रखना ये जो रिंग्स और फील्ड है, ग्रुप जो होता है वो किसी एक नंबर एक सेट पे लगता होता है और एक ही टाइम पे एक ऑपरेशन इस्तेमाल होता है उस सेट पे। यानी कोई सेट है एस इजिकल टू 1 2 3, इसके ऊपर एक टाइम पे एक ही, या तो ये इसके ऊपर जमा का ऑपरेशन लगा सकते हैं या इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो ग्रुप्स में हमेशा आपने याद रखना है कि एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन लगता है, या ज़रब का या माइनस का या जमा का, किसी भी हिसाब से। लेकिन जो आपके पास रिंग्स और फील्ड होती हैं इनके अंदर दो ऑपरेशन इस्तेमाल होते हैं एक सेट के ऊपर। रिंग्स और फील्ड में एक सेट के ऊपर दो ऑपरेशन इस्तेमाल होते हैं, ग्रुप्स के अंदर एक सेट के ऊपर एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन इस्तेमाल होता है। तो इसलिए आपने रिंग्स और फील्ड में ये देखना है कि रिंग्स के लिए भी हम ये इस तरह से डिनोट करते हैं और जो फील्ड है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इनमें देखें दो फंक्शन लग रहे हैं ऑपरेशन, एक जमा का और एक ज़रब का, एक जमा का और एक ज़रब का। तो रिंग और फील्ड में दो ऑपरेशन लगते हैं एक ही सेट के ऊपर, ज़रब का भी और जमा का भी। अब मैं इसको बिल्कुल ना प्रिसाइज करके बताने लगा हूँ कि रिंग और फील्ड, रिंग कैसे फील्ड में तब्दील होगी। तो आपने याद रखना है रिंग जो होता है उसमें मैंने उसको बताया कि आपने ऐसे शो करना आर जमा और ज़रब का। तो आपने याद रखना अगर रिंग जो होता है यानी वो सेट है, अगर वो जमा के हिसाब से क्या हो एबिलियन, जमा के हिसाब से क्या हो एबिलियन। अभी मैंने बताया कि एबिलियन ग्रुप कौन सा होता है जिसके अंदर ये 4 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जमा के हिसाब से पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि ये 5 प्रॉपर्टीज जो होती है ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर ये होल्ड करता हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये एबिलियन ग्रुप है। तो आर रिंग जो है इसके अंदर दो ऑपरेशन हो रहे हैं, आर का प्लस के साथ और आर पे मल्टीप्लाई का। तो अगर जमा वाला जो है सेट
जमा के हिसाब से वो सेट जो है एबिलियन ग्रुप हो, और मल्टीप्लाई के हिसाब से, ज़रब के हिसाब से वो सेमी ग्रुप हो। अब सेमी ग्रुप का लफ्ज़ अगर आ जाए तो सेमी ग्रुप में मैंने अभी बताया था कि उसमें दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर और एसोसिएटिव। यानी कहने का मतलब ये है कि रिंग जो होता है वो कब रिंग बनता है, अगर वो सेट जो है एस, अगर कोई सेट जिसको हम आर से जाहिर किया गया या कोई सेट ले लें, वो जमा के हिसाब से बिलियन ग्रुप हो और मल्टीप्लाई के हिसाब से सेमी ग्रुप हो, तो हम उसको कहेंगे कि वो सेट क्या है, रिंग। एबिलियन ग्रुप होगा किसके हिसाब से, प्लस के हिसाब से, और सेमी ग्रुप होगा किससे, मल्टीप्लाई के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि जमा के हिसाब से ये पांचों प्रॉपर्टीज शो करेगा और मल्टीप्लाई के हिसाब से वो सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो इससे ये भी साबित हुआ कि रिंग जो होता है उसके अंदर टोटल 7 प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है, 5 पढ़नी है जमा की और 2 पढ़नी है आपने मल्टीप्लाई की। तो ये आपने याद रखना है, ये रिंग्स होते हैं। ठीक हो गया। तो रिंग की डेफिनेशन के बाद अगर आपको पता चल गया कि रिंग की डेफिनेशन कैसे लिखनी है, तो आपने कहना है कि प्लस के हिसाब से वो क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप, और मल्टीप्लाई के हिसाब से वो क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। उसको हम क्या कहते हैं, रिंग्स। अब देखें, आर रिंग जो होता है वो आर प्लस से तो वो एबिलियन हो गया, मतलब उसके अंदर सारी 5 की 5 प्रॉपर्टीज शो हो गई हैं वो सारी। इधर मैंने कहा था कि आर मल्टीप्लाई, इसमें ये बताया गया है कि मल्टीप्लाई के हिसाब से उसने तो सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी शो किया तो वो रिंग बन गया। अगर मैं कहूँ इसी रिंग के अंदर एक और प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाए, आइडेंटिटी, यानी कि प्लस के हिसाब से अबिलियन ही रहे, मल्टीप्लाई के हिसाब से वो पहले सेमी ग्रुप था, एक और प्रॉपर्टी उसमें आ जाए कि वो उसके अंदर आइडेंटिटी भी हो, तो हम कहेंगे कि उसको रिंग विद आइडेंटिटी। रिंग विद आइडेंटिटी, रिंग का मतलब ये है कि उसके अंदर मल्टीप्लाई की 2 प्रॉपर्टीज थी। जब मैंने लिख दिया ना रिंग विद आइडेंटिटी, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी भी उसके अंदर शामिल होगी मल्टीप्लाई के हिसाब से। प्लस के हिसाब से तो वो अबिलियन है, सारी प्रॉपर्टीज उसने सेटिस्फाई की होनी है। तो अगर आपके पास आ जाए रिंग विद यूनिटी में क्या क्या होता है, तो आपने कह देना कि रिंग जो होता है प्लस के हिसाब से उसमें क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा, मल्टीप्लाई के हिसाब से उसके अंदर क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगी, एसोसिएटिव भी होगी और आइडेंटिटी भी होगी। तो ये तो हो गया रिंग विद यूनिटी। अगर पूछ रहा है जी कि डिवीजन रिंग क्या होता है, अब है तो रिंग ही, तो पहले रिंग को डिफाइन करना आपने। इसमें भी रिंग है तो पहले रिंग को डिफाइन करना कि उसके साथ प्रॉपर्टीज 5 एडिशन वाली है, बिलियन और 2 ये वाले पहले लिख देने हैं। अगर 8वीं प्रॉपर्टी उसके अंदर यूनिटी वाली आ जाए, रिंग के अंदर 8वीं प्रॉपर्टी आ जाए मल्टीप्लाई वाली, यूनिटी वाली, तो वो बन जाएगा रिंग विद यूनिटी। और अगर तो कह दीजिए कि वो डिवीजन रिंग क्या होता है, तो फिर याद रखना है कि उसके अंदर इनवर्स भी आ गया है, यानी यहाँ तक रिंग विद यूनिटी के अंदर एक और प्रॉपर्टी डाल दें, रिंग विद यूनिटी यहाँ तक बन गया, उसके अंदर अगर इनवर्स भी डाल दें तो वो बन जाएगा डिवीजन रिंग। यानी रिंग प्लस के साथ है बिलियन है, और रिंग जो होता है मल्टीप्लाई के हिसाब से जब डिवीजन रिंग हो, तो आपने याद रखना उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज तो पहले थी, फिर उसके अंदर यूनिटी भी आ गई और उसके अंदर इनवर्स भी आ गया। तो डिवीजन रिंग में आपने याद रखना टोटल फिर क्या होगी, मल्टीप्लाई की 4 प्रॉपर्टीज भी शामिल हो गई। डिवीजन रिंग के अंदर मल्टीप्लाई की 4 प्रॉपर्टीज और रिंग की पांचों प्रॉपर्टीज, सॉरी प्लस के हिसाब से उसकी पांचों प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अगर आ जाए रिंग विद यूनिटी, तो रिंग की पहले आपने कह देना कि उसके अंदर एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और 2 प्रॉपर्टीज क्लोजर की हैं, और उसमें एक और प्रॉपर्टी आ गई कि वो आइडेंटिटी शो कर रहा है। और अगर मैं कह दूं कि अकेला रिंग क्या होता है, तो आपने कह देना कि वो एडिशन के हिसाब से तो क्या होगा, क्लोज एबिलियन होगा, मल्टीप्लाई के हिसाब से उसमें 2 प्रॉपर्टीज हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड भी कहते हैं, डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड भी कहते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी फाइनल रिंग की समरी बताता हूँ कि रिंग जो होता है उसके अंदर आपने याद रखना है कि प्लस के हिसाब से एबिलियन और मल्टीप्लाई के हिसाब से वो क्या होगा, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव। लेकिन अगर आ जाए रिंग विद यूनिटी, तो यहाँ पे प्लस के हिसाब से तो वो एबिलियन ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव,
क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्लस उसके अंदर क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी। और अगर आ जाए रिंग विद, सॉरी, अगर आ जाए डिवीजन रिंग, तो फिर आपने क्या करना है कि प्लस के हिसाब से तो वो अबिलियन है, मल्टीप्लाई के हिसाब से वो क्या होगा कि उसके अंदर क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, और उसके अंदर आइडेंटिटी भी है, और उसके अंदर इन्वर्स भी आ गया। तो ये डिवीजन रिंग हो गया, यानी अकेला रिंग, रिंग विद यूनिटी और डिवीजन रिंग, तरतीब से ऐसे चलना आपने। और उसके बाद आ जाता है जी आखिरी, कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग, तो कम्यूटेटिव रिंग को कैसे याद रखना है, सेम यही चीज़ है कि रिंग में अगर एबिलियन हो और ये क्लोजर एसोसिएटिव हो तो वो सिंपल होता है, रिंग विद यूनिटी हो तो प्लस के हिसाब से एबिलियन, और आपके पास मल्टीप्लाई के हिसाब से क्लोजर और एसोसिएटिव के साथ एक और प्रॉपर्टी मिल गई, कौन सी, आइडेंटिटी की। डिवीजन रिंग में क्या होगा कि एबिलियन तो होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ये तो सब में ही रहना है रिंग्स में, लेकिन आपने याद रखना मल्टीप्लाई के हिसाब से क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया, और उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज और ऐड हो गया, आइडेंटिटी और इनवर्स। और जब आ जाता कॉम्यूटेटिव रिंग, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा रिंग जिसके अंदर एबिलियन हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये एबिलियन हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कम्यूटेटिव रिंग में बात ही खत्म होगी, सारी की सारी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज आ गई कि प्लस के हिसाब से वो क्या है, एबिलियन, और मल्टीप्लाई के हिसाब से भी वो क्या बन गया, एबिलियन। मतलब उसमें पांच की पांच प्रॉपर्टीज आ गई। तो इससे साबित हुआ कि रिंग को आप बड़े आसान तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं, पहले रिंग की डेफिनेशन, फिर रिंग विद यूनिटी, फिर आपने याद रखना डिवीजन रिंग, फिर याद रखना कम्यूटेटिव रिंग। और कम्यूटेटिव रिंग को ही क्या कहते होते हैं कि ये ऐसा रिंग होता है जो प्लस के हिसाब से, जिसके अंदर क्या होता है, एबिलियन ग्रुप सेटिस्फाई होता है, और मल्टीप्लाई के हिसाब से भी क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। तो जब ये दोनों चीजें ही कवर होगी इस रिंग के अंदर, इस रिंग के अंदर कम्यूटेटिव रिंग, तो इसका मतलब बात ही खत्म होगी। फिर हम इसी को ही कह सकते हैं कि ये जो कम्यूटेटिव रिंग है, यही असल में क्या है, फील्ड बन गया। तो फील्ड का सफर देखें कैसे शुरू हुआ कि रिंग सिंपल से शुरू करना आपने, रिंग विद यूनिटी को देखना है, रिंग विद यूनिटी के बाद देखना है कि वो डिवीजन रिंग कैसे बनता है, डिवीजन रिंग जो होता है ना वो कम्यूटेटिव रिंग में कैसे चेंज होता है, और यही आखिरी स्टेज होती है कि कम्यूटेटिव रिंग ही असल में क्या हो जाता है, फील्ड, क्योंकि उसमें पांचों प्रॉपर्टी प्लस के हिसाब से भी सेटिस्फाइड, और पांच की पांच प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के हिसाब से भी सेटिस्फाइड हो गई हैं। अब इसको आप बड़े आसान तरीके से ग्राफिकल शक्ल में भी देख सकते हैं याद रखने के लिए, लेकिन आपको आई होप के समझ आ गई होगी कि फील्ड को मैं कैसे सेटिस्फाई करूंगा। अगर मैं कहूँ जी कि ये वाली जो चीज़ है, इसमें पहले मैंने बता दिया कि ये क्या चीज़ है, ये आपके पास रिंग है। रिंग को आपने याद रखने का, रिंग का बिलियन होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लस और दो प्रॉपर्टीज। अब इसी रिंग के ऊपर अगर एक और चीज़ आप क्या कर दें, आइडेंटिटी, तो ये बन जाएगा रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी। अब ये एक बात और याद रखने के, एबिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये तो सारे रिंग्स में फिक्स है। जो आपके पास मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज हैं रिंग के अंदर, वो असल में चेंज हो रही हैं। अकेले रिंग में मल्टीप्लाई की सिर्फ दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही थी, कौन कौन सी, क्लोजर और एसोसिएटिव। रिंग के अंदर आपने याद रखना है रिंग फील्ड की तरफ कैसे जाएगा, अगर रिंग के अंदर मल्टीप्लाई की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाए। रिंग और फील्ड के अंदर, रिंग को फील्ड में तब्दील करना है तो रिंग के अंदर जो आपके पास एडिशन ला के है, या एडिशन के हिसाब से तो वो अबिलियन है, पांच की पांच प्रॉपर्टीज रखता है, लेकिन मल्टीप्लाई के हिसाब से स्टार्टिंग में रिंग के पास सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी, वो बताया कि क्लोजर और एसोसिएटिव। फिर रिंग की प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी, तो इसका मतलब है वो एक एक स्टेप आगे जा रहा है फील्ड की तरफ। रिंग अब किधर जा रही है, फील्ड की तरफ। तो अगर रिंग के अंदर मैं क्या करूँ, आइडेंटिटी ऐड कर दूँ, तो वो बन जाएगा, सिंपल सी बात है, कौन सा, रिंग विद यूनिटी। आइडेंटिटी का मतलब वन ही होता है, यूनिटी इसलिए कहा गया क्योंकि हम मल्टीप्लाई के हिसाब से देख रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को वन ही तो कहते हैं, तो इसलिए उसको यूनिटी भी कहते हैं और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, फील्ड की तरफ। तो एक और आप क्या करेंगे, सर्कल ड्रा करेंगे। अब अगर रिंग और यूनिटी में एक और प्रॉपर्टी आपने डाल दी, वो कौन सी, इनवर्स की।
अब जब आपने रिंग में क्या डाल दिया, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में अंदर फिर क्या डाल दिया, इनवर्स, तो इसका मतलब ये पीछे वाली सारी चीजें इसी के अंदर शामिल होंगी कि रिंग, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज थी, तीसरी प्रॉपर्टी उसके अंदर क्या आ गई, आइडेंटिटी, और चौथी प्रॉपर्टी क्या आ गई, इनवर्स। तो अब इस पूरे को क्या कहेंगे आप, डिवीजन रिंग, या इसको क्या कहेंगे, स्क्यू फील्ड, कि अब एक कदम दूर है वो फील्ड से। अब उसके बाद क्या होगा, ये पूरे का पूरा क्या बन गया फिर, फील्ड। अब इस फील्ड के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज आ गई हैं जी, 5, यानी कि इसके अंदर एक और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डाल दें। तो देखें रिंग जो है वो फील्ड की तरफ कैसे गया, रिंग फील्ड की तरफ गया है आहिस्ता आहिस्ता, कि पहले वो रिंग बना अपनी दो प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई की यूज करके, एबिलियन ग्रुप ऑफ एडिशन के साथ, फिर उसने एक आइडेंटिटी दी, तो वो एक कदम और आगे चला गया कि रिंग विद यूनिटी चेंज हो गया। अब फील्ड तक पहुंचने में फासला आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर उसने एक और स्टेप किया, उसने कहा जी नहीं जी, रिंग विद यूनिटी से मैं किधर जाऊंगा, स्क्यू फील्ड की तरफ, तो मैं क्या करूंगा, एक और प्रॉपर्टी उठा लूंगा, कौन सी, इनवर्स वाली। तो ये 4 प्रॉपर्टीज पहुंचने के बाद वो कहाँ पे पहुंच गया, स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग या एक आखिरी चीज पे। तो हम उसको क्या कहेंगे कि जब वो स्क्यू फील्ड जो है या डिवीजन रिंग है वो एक कदम और आगे जाती है और उसके अंदर क्या था, मल्टीप्लाई के हिसाब से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो जाती है, तो हम उसको कहेंगे कि वो सारी की सारी क्या बन गया, मल्टीप्लाई वाला भी एबिलियन बन गया। तो जब वो मल्टीप्लाई वाला भी एबिलियन बन गया, एडिशन के हिसाब से भी रिंग क्या हो गया, एबिलियन हो गया, तो हम उसको कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग। और कम्यूटेटिव रिंग ही असल में क्या कहलाता है, तो फील्ड कहलाता है। तो इसका मतलब और एंड पे क्या हो गया, फील्ड। तो फील्ड का आपको अभी मैंने बताया कि फील्ड के अंदर क्या होता है, एक एडिशन होती है और एक मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर वो सेट एडिशन के हिसाब से भी एबिलियन हो और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी क्या हो, एबिलियन हो, तो हम उस सेट को कहते हैं कि वो फील्ड है। यानी एबिलियन ग्रुप जो आपके पास रिंग है वो फील्ड में जाएगी। अब उसके साथ आपने याद रखना है कि ये एबिलियन बन गया और ये भी क्या हो गया, एबिलियन बन गया। अब ये दोनों चीज़ें बन गई हैं, तो इसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी इसमें सेटिस्फाई करना है। यानी कहने का मतलब है कि रिंग जो होता है ना वो फील्ड की तरफ जा रहा है, उसके अंदर आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी इस्तेमाल होंगे। कि यानी अगर ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी किया, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए को सी से। अगर लेफ्ट साइड पे तो हर एक के लेफ्ट साइड पे लगाना, और अगर राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन तो हर नंबर के राइट साइड पे लगाना है। आई होप इसमें हम मज़ीद इंशाल्लाह कल देखेंगे। अभी आप लोगों को सिर्फ ये बताया गया है कि ग्रुप्स क्या होते हैं और रिंग्स क्या होते हैं, और रिंग की मुख्तलिफ किस्में पढ़ी हैं ये, कि रिंग, रिंग विद यूनिटी, और डिवीजन रिंग, और कम्यूटेटिव रिंग क्या चीज़ होती है। बाकी इंशाल्लाह कल इनके एग्जांपल्स और इनके मज़ीद हम कंसेप्चुअल चीज़ों को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।